स्वागत है आप सबों का इस नए वीडियो में एस एफ डी बी एम डी के इस चैप्टर में। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये डिस्कस किया है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट्स क्या हैं, जैसे कि बीम्स क्या हैं, बीम्स के टाइप क्या हैं, बीम्स के जो टाइप हैं वो सपोर्ट कंडीशंस के आधार पे क्या हैं, उसके बाद लोड्स कितने टाइप के होते हैं जो कि एक बीम पे अप्लाई हो सकते हैं, फिर सपोर्ट रिएक्शंस क्या हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या हैं, और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है। फिर फर्दर हमने पार्ट 2 में बात किया था कि शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम्स क्या होते हैं, और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में आपस में क्या रिलेशंस हैं। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और केस स्पेसिफिक है, यानी एक पर्टिकुलर केस में ये रिलेशन वैलिड होंगे। तो इनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलता है, कब किस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और फिर हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे जिसका नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके बेसिस पे और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चरल डिसीजंस काफ़ी आसानी से लेते हैं। तो उसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये चर्चाएं आज के वीडियो में करेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। एक रिलेशन है लोड रेट में, शियर फोर्स में और बेंडिंग मोमेंट में। तो दिस इज वेरी सिंपल रिलेशन, आप इसको देख सकते हैं। ये स्पेशल केस है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे यूडीएल लगता हो। जैसे अगर मान लीजिए कोई 2 सेक्शन कट कर लिया गया, किसी एक बड़ा सा बीम है इतना बड़ा, उसमें बीम को बीचों बीच कहीं पतला एक स्ट्रिप कट कर लिया गया, dx थिकनेस का एक स्ट्रिप कट कर लिया गया। इस बीम में Q इंटेंसिटी का एक लोड लग रहा है, यानी एक यूडीएल लग रहा है जिसका रेट जो है वो Q है। तो इसके इस सेक्शन पे अगर V है शियर फोर्स और इस सेक्शन पे मोमेंट M लग रहा है, मान लीजिए dx डिस्टेंस दूर जाते हैं तो शियर फोर्स V प्लस dV हो जाता है, क्योंकि शियर फोर्स लोड के कारण वेरी करेगा। इस सेक्शन पे क्या होगा, शियर फोर्स थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। यहाँ पे शियर फोर्स अगर V है तो यहाँ से अगर हम यहाँ आते हैं तो देखिए कुछ फोर्स और ऐड हो जाता है यहाँ पे। तो इस जगह का शियर फोर्स जो है यहाँ के अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या कुछ कम हो जाएगा, तो वेरी करेगा। इसी तरह मोमेंट जो है वो यहाँ पे अगर m है तो यहाँ पे मोमेंट क्या होगा, इस m के कारण मोमेंट और साथ में इस लोड के कारण जो भी मोमेंट लग रहा है इस सेक्शन पे उसके बराबर होगा। तो देयर इज सम मोमेंट लाइक m प्लस dm, और यहाँ पे शियर फोर्स जो है V प्लस dV है, यानी यहाँ से कुछ ज्यादा या कुछ कम, यहाँ पे भी मोमेंट कुछ ज्यादा या कुछ कम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। अब सिग्मा Fy अगर 0 लिखना है तो देखिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने में हम लोग को क्या करना है, स्टैटिक साइन कन्वेंशन का यूज करना है। तो स्टैटिक साइन कन्वेंशन में हमने मान लिया कि जो भी फोर्स ऊपर लगेगा उसको पॉजिटिव लिखनी है। तो देखिए कि फोर्स V पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, और ये जो लोड है यूडीएल है, यूडीएल के कारण जो फोर्स लग रहा है निगेटिव लग रहा है, तो Q इंटू dx ये नेट फोर्स हो गया नीचे की दिशा में, और V प्लस dV ये भी नीचे लग रहा है। इन सबको जोड़ दिया हम लोगों ने, तो ये वाला रिलेशन हम लोग को मिल गया। dV बाई dx इक्वल टू माइनस Q हो गया। यानी V क्या है यहाँ पे, V इज द शियर फोर्स एंड dV बाई dx क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स अलोंग द लेंथ, यानी बीम के लेंथ के अलोंग शियर फोर्स किस रेट से चेंज करता है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Q, यानी अप्लाइड लोड इंटेंसिटी है उसके निगेटिव के बराबर हो जाता है dV बाई dx। इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड लोडिंग, ये लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए माइनस Q। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड रेट या लोडिंग इंटेंसिटी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लोड रेट एंड शियर फोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन नहीं है, कई जगह इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये बस आपको सिंपली एक रिलेशन बताने के लिए था, और ये पर्टिकुलरली उसी केस में काम करेगा जब यूडीएल लग रहा हो। अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा हो तो ये वाला रिलेशन काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे शियर फोर्स का रेट जो है वो एकाएक चेंज करता है। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे शियर फोर्स, क्योंकि लोड धीरे धीरे बदल रहा है तो शियर फोर्स भी धीरे धीरे चेंज करके यहाँ पे कुछ वैल्यू उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लोड
एकाएक कॉन्सेंट्रेटेड लोड रहता है, तो क्या होता है, इस लोड का इफेक्ट इससे पहले कुछ नहीं रहता और इसके जस्ट बाद जो है लोड एकाएक बढ़ जाता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए दिस इज स्पेशल केस व्हेन लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ बीम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द लोडिंग इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एट दैट सेक्शन। तो वो चीज यहाँ पे मैंने भी बता दिया। अब देखिए dv क्या हो जाएगा, dv इज माइनस क्यू dx इस रिलेशन से। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूंगा a से b की ओर, यानी a ये वाला पॉइंट है और b यहाँ है। तो a से b तक जो है हमने dv को इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो गया q इंटू dx। अब इसको हम लोग इसी चीज को हम यहाँ पे vb माइनस va लिख सकते हैं, यानी ये सिंपली अगर मुझे यहाँ का शियर फोर्स vb है और यहाँ का शियर फोर्स va है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो q इंटू dx के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो या तो इसका यूज कीजिए या इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो जितने भी जो भी डिफरेंस होगा यहाँ और यहाँ के शियर फोर्स में, वो सिर्फ इसी फोर्स के कारण डिफरेंस होगा। मान लीजिए अगर बीच में ये कोई भी फोर्स नहीं होता, तो जो शियर फोर्स यहाँ लग रहा है वही शियर फोर्स यहाँ भी लग रहा होता, लेकिन चूंकि यहाँ से यहाँ आने में कुछ जो एक्सटर्नल फोर्स हैं वो अप्लाई हो चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए जो अंतर होगा शियर फोर्स का, वो इसी फोर्स के कारण होगा। तो चूंकि लोड की रेट जो है वो Q है, तो dx डिस्टेंस में टोटल लोड कितना लगेगा, Q इंटू dx। तो यही फोर्स जो है एक्सीड करेगा, यानी यहाँ और यहाँ के शियर फोर्स में सिर्फ इतने का ही डिफरेंस होगा, जो कि इस पोर्शन में शियर फोर्स लग रहा है। और ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सेक्शन पे जो शियर फोर्स होता है वो क्या होता है, अपने लेफ्ट के सारे फोर्स का सम होता है। तो दिस फोर्स प्लस Q इंटू dx का फोर्स, ठीक है, तो वही हो जाएगा शियर फोर्स एट दिस सेक्शन। अब इसको और इसको अगर घटा देंगे तो वो डिफरेंस सिर्फ इसके बराबर होगा। तो दिस इज जस्ट द एनालोगस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस पे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो शियर फोर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, Q इंटू dx, मतलब लोडिंग एरिया, लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होता है A से B के बीच में, उसके बराबर। अब देखिए इसका मतलब जो है वो यही चीज को यहाँ पे नीचे लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अब अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट का रिलेशन लिखना है शियर फोर्स के टर्म में, तो मैं फिर से लिख सकता हूँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा m इक्वल टू 0 एट द लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन ऑफ द एलिमेंट, यानी इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं सिग्मा m इक्वल टू 0 लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस m। हमने क्या किया, यहाँ पे कंसीडर कर लिया है इस सेक्शन पे मुझे सारा मोमेंट लिखना है, यानी ये जो पोर्शन हमने लिया है इसके लेफ्ट सेक्शन पे हम लोग मोमेंट को डिफाइन करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको हम लोगों ने निगेटिव ले लिया, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो देखिए इस सेक्शन पे मोमेंट कौन सा लगेगा, एक m लगेगा, तो इसको हमने माइनस m लिखा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अब चूंकि यही सेक्शन है और यहीं पे ये फोर्स लग रहा है v, तो v के कारण यहाँ पे मोमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो v इंटू 0 हो गया। अब उसके बाद इस सेक्शन पे इसके कारण लोड कितना लगेगा, तो इसके कारण लोड वही लगेगा, q इंटू dx करेंगे वो टोटल फोर्स हो गया। तो अगर इसका इक्विवेलेंट फोर्स हम लिखना चाहें तो वो इसके बीच में लगेगा। अगर ये पूरा यूडीएल है, इस यूडीएल का इक्विवेलेंट लोड कितना होगा, q इंटू dx के बराबर होगा, और वो पूरा फोर्स कहाँ पे लगेगा, इसके सेंटर पे, यानी dx/2 डिस्टेंस पे लगेगा, यानी यहाँ पे। तो q इंटू dx हो गया फोर्स, और वो dx/2 यहाँ से लगेगा, तो q इंटू dx इंटू dx/2 वो इस सेक्शन पे लगने वाला मोमेंट हो गया। उसके बाद इस फोर्स के कारण भी एक मोमेंट लगेगा इस जगह पे, तो वो क्या लगेगा, v प्लस dv इंटू dx होगा, v प्लस dv इंटू dx, और फिर ये मोमेंट m प्लस dm। तो देखिए यहाँ पे हमने वही काम किया है, ये पूरा ही इक्वेशन लिख दिया है। अब देखिए इन सब के कारण निगेटिव है, क्योंकि ये सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे, और m प्लस dm जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अब चूंकि ये वाला क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है, यहाँ पे 2 डिफरेंशियल टर्म है,
ये बहुत स्मॉल है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, dm by dx इक्वल टू v, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स बिटवीन दैट टू सेक्शन। अगर दो सेक्शन dx डिस्टेंस पे हैं तो इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस होगा वो इस दोनों सेक्शन के बीच में जो शियर फोर्स होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंट एंड शियर फोर्स, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स एंड लोड इंटेंसिटी। तो इन तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है। फिर इसको हम लोग अगर इलेबोरेट करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगा, mb माइनस ma, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, v इंटू dx के बराबर हो जाएगा, शियर फोर्स इंटू dx। तो यानी एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू सेक्शंस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट। तो अगर आपको दो सेक्शन के बीच का बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस निकालना है तो शियर फोर्स डायग्राम का जो एरिया होगा वो आप सीधा सीधी निकाल दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा भी है, दिस इज वैलिड ओनली टिल एनी कपल डजंट एक्ट बिटवीन ए एंड बी बिकॉज इट प्रोड्यूसेज ए सडन चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। हाँ, तो ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है, जैसे कि इस वाले फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया, ये तब तक वैलिड है जब तक कि लोड का रेट जो है वो यूडीएल हो, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा तो सडन चेंज होगा शियर फोर्स में, तो वहां पे ये एक्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो बेंडिंग मोमेंट वाला फॉर्मूला है वो भी तभी वैलिड होगा जब इसके बीच में कहीं भी कोई कपल, एक्सटर्नल कपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इधर लोड लग रहा है और बीच में कहीं हमने कपल अप्लाई कर दिया तो इस कपल के जस्ट पहले और जस्ट बाद जो है सडनली मोमेंट का क्वांटिटी इंक्रीज कर देता है। तो जब भी एक्सटर्नल मोमेंट कहीं भी किसी सेक्शन के बीच में अप्लाई नहीं होगा और लोड का रेट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बट इट हैज लिमिटेशंस कि एक पर्टिकुलर केस में ही ये फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज है, यहाँ से एक और इन्फरेंस आ रहा है। देखिए, dm by dx इक्वल टू v, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए इसको हम कर देते हैं dm by dx इक्वल टू 0, तो क्या होगा उस केस में, कोई भी अगर डेरिवेटिव को हम 0 सेट कर देते हैं तो उस केस में क्या मिलता है, किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन को 0 के बराबर कर देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इस फंक्शन को 0 के बराबर कर दें तो क्या मिलेगा हम लोग को, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम बेंडिंग मोमेंट तब मिलेगा जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए। dm by dx इक्वल टू अगर हम 0 लिख दें, यानी शियर फोर्स को अगर हम 0 लिख दें तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहाँ से ये चीज निकल के क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन शियर फोर्स इज 0 और चेंजेज इट्स साइन एट एनी सेक्शन। अब देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। अगर कोई कर्व हम लोग खींच रहे हैं तो देखिए ये एक साइन कर्व है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 0 है। मान लीजिए अगर SFD हम देख रहे हैं, शियर फोर्स देख रहे हैं, तो शियर फोर्स की वैल्यू या तो 0 हो जाए या अपना साइन शियर फोर्स बदले। तो शियर फोर्स अगर अपना साइन बदलेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइन पहले पॉजिटिव है और इस पॉइंट पे ये अपना साइन बदल रहा है, यानी निगेटिव हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ आने में एक बार ये इस जगह पे 0 पे टच कर रहा है, तो शियर फोर्स पॉजिटिव से एकाएक निगेटिव हो गया इस पॉइंट पे, इसके जस्ट पहले पॉजिटिव था और जस्ट बाद में निगेटिव था। तो ऐसे जगह पे भी बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। तो दो टर्म है, इधर शियर फोर्स 0 होना चाहिए या शियर फोर्स को अपना साइन बदलना चाहिए। दोनों ही केस में वो 0 को टच करता हुआ दिखेगा। साइन बदलेगा तो पॉजिटिव से निगेटिव कब होगा, जब एक बार वो एक्सिस को टच करता हुआ। तो ये बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत ज्यादा है, ये हमेशा है। जब भी शियर फोर्स 0 होगा, जब अपना साइन बदलेगा तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। इसी तरह पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हम लोग डिफाइन करते हैं या इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। जैसे मान लीजिए अगर शियर फोर्स डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो जहां पे शियर फोर्स डायग्राम में
आपको शियर फोर्स 0 दिखेगा या अपना साइन चेंज करता हुआ दिखेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। लेकिन जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखेंगे बीएमडी को, और उस डायग्राम में जब आपको दिखेगा कि बीएम चेंज हो रहा है, यानी प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, तो उस जगह को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। उस स्ट्रक्चर में वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन बदलता है, यानी उस पॉइंट के जस्ट पहले, अगर मान लीजिए मैंने आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसमें मैंने क्या बताया है कि पॉजिटिव मोमेंट के केस में रिइंफोर्समेंट आपको नीचे देना होगा, और अगर नेगेटिव मोमेंट है तो रिइंफोर्समेंट ऊपर देना होगा। अब मान लीजिए कोई बीम ऐसा है जिसमें 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का क्या मतलब हो गया कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन वहां पे बदल रहा होगा, यानी उस पॉइंट के जस्ट पहले पॉजिटिव रहा होगा और उस पॉइंट के जस्ट बाद जो है बेंडिंग मोमेंट निगेटिव हो गया होगा। तो अगर हम एक रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो उस पॉइंट के जस्ट पहले तक हमें रिइंफोर्समेंट क्या करना होगा, बॉटम में देना होगा, और उस पॉइंट के जस्ट बाद जो है रिइंफोर्समेंट टॉप में देना होगा। नहीं तो क्या करेंगे, अगर हम लोग इस कॉन्ट्राफ्लेक्सर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि रिइंफोर्समेंट जो है उसका प्लेसिंग हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे, और पता चला कि हम लोग टेंस कहीं पे टॉप के बदले बॉटम में ही रिइंफोर्समेंट दे दिए। तो इसलिए ये हमारे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में या स्ट्रक्चरल डिसीजन में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों ही टर्म काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा कहाँ देंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करना है, सबसे ज्यादा मोमेंट को अगर रेसिस्ट करना है तो वहां पे ज्यादा हम लोग को रिइंफोर्समेंट चाहिए, तो वो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। और रिइंफोर्समेंट का प्लेसिंग कैसे करेंगे वो इन सब के आधार पे डिसाइड होगा। तो दीज ऑल आर द बेसिस ऑन विच स्ट्रक्चरल डिसीजन आर मेड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि लोडिंग रेट, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स में आपस में क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैसे निकलता है, किस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब जिस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन चेंज करती है उस कंडीशन को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी स्ट्रक्चरल डिसीजन को लेने के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। अब जो फर्दर वीडियो है इस चैप्टर के, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिसमें बेसिक लेवल से लेके हायर लेवल तक को डिस्कस किया जाएगा। तो फर्दर वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, और आप लोग फर्दर वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाने के बाद ही आप इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर पाएंगे और उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।